Good evening, guys. This is your first organic chemistry lecture. Let me introduce myself first. My name is Birendra. I did BTech from IIT Roorkee. Guys, organic chemistry से related, you need to know that this is highly scoring. If you compare this organic chemistry with the physical chemistry, physics, uh, mathematics, it takes less time. सॉल्विंग के लिए आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन उठाओगे तो वो कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स देता है। प्लस एक और चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थिंग्स आर लिमिटेड, सो इट्स डिफिकल्ट टू फ्रेम एनी न्यू क्वेश्चन। like reactions are limited, you cannot make changes in those reactions. So that is actually, somebody is asking, ना ना बेटा समझना भी बहुत आसान है, ये 9th-10th वाला ऑर्गेनिक स्टाइल वाला नहीं है। इट विल बी इंटरेस्टिंग। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, आप अपने सीनियर से भी बात करेंगे तो वो लॉजिकल रहता है बहुत उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट इज लिटिल डिफिकल्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म्स अवेलेबल नहीं है उतनी, या है भी तो उस तरह से अवेलेबल नहीं है जो सिलेबस वाइज हमको मिले। सो बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स वेरी इजी टू स्कोर। और अगर परसेंटेज वाइज जाएंगे तो जेई मेन और जेई एडवांस, आप कोई भी पेपर उठा लोगे यू विल फाइंड अराउंड 40% जो केमिस्ट्री है दैट कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। आप बुक वगैरह मैं सब आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो एक चीज तो आप माइंड में डाल लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, बट इसमें एक चीज ये रहती है, थिंग्स आर लिंक्ड। मतलब आप चैप्टर वाइज इसको नहीं पढ़ सकते, आपको स्टार्टिंग टू एंड आपको सब आना है। तो अगर लेटेस्ट से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने मिस कर दी, जो इनिशियल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अदर चैप्टर्स। थिंग्स आर रिलेटेड, लिंक्ड है सब। पीरियोडिक टेबल बेटा इनऑर्गेनिक में है, वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक वाले सर पढ़ाएंगे। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जैसे 40% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के पोर्शन में 40% विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
का जो पोर्शन है ना, उसमें आप मान कर चलिए कि इट इज वेरी इजी टू गेट 70%। जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे मार्क्स वाइज अगर हम जाएंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू गेट 70% मार्क्स। अगर आप सीनियर से भी बात करेंगे ना तो वो भी आपको यही एडवाइस देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको मिस नहीं करना है, लेक्चर्स नहीं मिस करने। ठीक है, कोई somebody is asking chapters, sir, but what chapters does this chapter use as base? I'm not getting you. Which chapter are you talking about? चल, अच्छा, अभी क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू गाइड यू अबाउट फ्यू थिंग्स। तो प्लीज स्टॉप राइटिंग इन चैट बॉक्स। वो जब मैं बोलूंगा फिर आप अपने क्वेश्चंस उठा लीजिएगा, तब आप पूछिएगा, ठीक है ना, वरना आपका ही लॉस है, मुझे कुछ नहीं है। गाइस, आई रिपीट माय पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स प्रॉपरली। और अगर ऑनलाइन ये लेक्चर्स जब तक चलेंगे तो बिकॉज जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते तो मैं आपको थ्रू आउट थियरी वाला पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगा। वैसे सीनियर वाले बैचेस में जो हुआ था वो ये था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको देते थे, फिर डाउट्स का डिस्कशन होता था। और उससे पहले उनके कई सारे लाइव लेक्चर्स हो चुके थे, तो दे वर वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। और थियरी के लिए जो भी आपको अभी इसको क्लासरूम ही मान लीजिए, जो भी ऑनलाइन सेशन चलेगी, वॉट एवर वी डिस्कस यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। नोट्स के लिए मतलब थियरी पार्ट के लिए कोई भी इंडियन ऑथर का बुक आपको रिफर नहीं करना है। प्लीज नोट, इसको आप एकदम लिख कर रख लीजिए कि आपको कोई भी थियरी का बुक, वो कोई भी आपको रिकमेंड करे कि थियरी के लिए ये वाली इंडियन ऑथर का बुक आप पढ़ लीजिए, वो आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, आपका रैंक मतलब अगर आप चाहते हो कि 10,000 11,000 रैंक, बिकॉज 21,000 रैंक रिलीज करते हैं तो वो रैंक आ जाएगा। बट इफ यू वांट अ गुड रैंक देन आप नोट्स, बिकॉज जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है, मॉरिशन बॉयड हो गया, फिनार हो गया, इस तरह की कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स है। आपका जो भी टीचर है, फॉर एग्जाम्पल मी, इफ आई एम टीचिंग यू, आपको नोट्स के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल हो और वो मैंने नहीं पढ़ी हो। हर बुक में हर चीज अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसमें जिस भी स्टैंडर्ड बुक पे जो भी पार्ट अच्छा है वो सब निकाल कर रखा हुआ है आपके नोट्स के लिए। ठीक है। सो क्लासरूम में जो भी हम पढ़ते हैं मतलब वो सब आपको नोट्स अच्छे से बना कर रखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको खूब सारी करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर कोई कहता है कि आप ये बुक सॉल्व कर लो, इट्स ओके, बट उससे पहले जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ वो लिख कर रखिएगा। यू कैन परचेज एक बुक, इनमें से कोई परचेज कर लेंगे। और मेरी एडवाइस होगी कि आप MS चौहान परचेज करिएगा। MS चौहान, ये एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके बुक मिलेगी आपको। इसका दूसरा वर्जन भी आता है, वो एलिमेंट्री है तो उसको नहीं लेना है, आपको एडवांस्ड वाला वर्जन लेना है। ठीक है। एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक है एंड ऑथर्स नेम इज MS चौहान। ये केवल प्रॉब्लम्स के लिए बुक है। हाँ, दूसरा बुक है, अगेन ऑथर का नाम है हिमांशु पांडे। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दूसरी वाली बुक में एक्चुअली बहुत सारे आंसर्स गलत दिए हुए हैं, उतना अपडेट नहीं होती है बुक। जो MS चौहान की बुक है इसने बहुत सारा अपडेट किया हुआ है, तो आपको रिसेंट बुक लेना, पुरानी बुक इसको नहीं लेना। और साथ में इसका यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसका सोल्यूशंस भी देता है, उसके सोल्यूशंस भी काफी अच्छे उसने लिखे हुए, और प्रॉब्लम्स का लेवल भी बहुत अच्छा है। लेवल हिमांशु पांडे का भी बहुत अच्छा है, कई सारे क्वेश्चंस आपको दोनों में मैच कर जाएंगे। ठीक है। तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो MS चौहान का आप लेना है। ठीक है, पुराना वर्जन इसका नहीं लेना, उसमें भी कई सारे आंसर्स इसने गलत किए हुए। बट क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, इसने बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस में चेंजेस कर करके नए नए क्वेश्चंस फ्रेम किए। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप अच्छा सा स्कोर लाना है। बट ये प्रॉब्लम्स की बुक है। थियरी पार्ट के लिए कोई भी आप इंडियन ऑथर की बुक मत लेना, बहुत सारे उसमें मिस्टेक्स हैं। जो नोट्स आपको बनाने हैं वो नोट्स स्टैंडर्ड बुक्स के बनाने हैं,
वो मॉरिशन बॉयड हो सकता है बुक का नाम, वो फिनार हो सकता है, वो जेरी मार्च हो सकता है। इस तरह से करीब करीब 10-12 बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स है जो मार्केट में मिल जाएंगी, बट वो आपको परचेज नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि इतना सारा बुक्स आप पढ़ो। ठीक है, आई विल गिव यू नोट्स, ये सारे बुक्स में से जो भी अच्छी चीज है वो सब निकाल करके आपको देना है मुझे। somebody is asking me about एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आप बोल रहे हो, एनसीईआरटी आपको पैरेलली रखनी है। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे कि हाँ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छा है, ले लो, उससे सब काम चल जाएगा। वो रॉन्ग है, वो मिथ है। आप एनसीईआरटी अगर लोगे तो एनसीईआरटी से आपको जेई मेन में अच्छा स्कोर आएगा, बट एडवांस्ड एग्जाम में वो इन डेप्थ चीजें पूछते हैं। 2000 अभी 16 में उन्होंने बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। वो सब आपको आप स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, बट वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, बट ये जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है इनकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। आप में से जो भी आपके सेंटर में जो भी आप में से 2-3 बच्चे मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको एक केमिस्ट्री वाले ग्रुप में ऐड करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप में। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, उसमें टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड बुक्स वो तो स्टार्टिंग में ही आपको भेज दूंगा मैं। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो आपको भेज देंगे, प्लस ये जो मैंने बुक्स आपको प्रॉब्लम्स की बताई है ना, इसके भी पीडीएफ फॉर्मेट आपको दे दूंगा, बट वो पुराना वर्जन है। और एमएस शॉन तो आपको हाथ में ही रखनी है, परचेज करके लेनी है, बिकॉज वो फिर आप सॉल्व उतना नहीं कर पाते। हिमांशु पांडे के लिए आप वो यूज कर लेना जो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, और अगर कोई दे देता है आपको, सीनियर कोई दे देता है, आप परचेज कर लेते, तभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इनमें से कोई एक बुक जरूर आपके पास होनी चाहिए। सिंगेज वगैरह मैं कुछ वो सब बुक आपको नहीं रिकमेंड करता हूँ, मैंने ये बोला हूँ आप वो करें प्रॉब्लम्स के लिए, बाद में करें, पहले आप इसके जो भी मैंने आपको रिफर किया, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स की बुक है, जैसे सिंगेज हो गया या दूसरी कई सारी बुक्स हैं, आर्यत पब्लिकेशंस की बुक है, तो वो सब आप रख के रखिए। पहले उसको नहीं करना है, पहले आप एमएस शॉन से सारे प्रॉब्लम्स और अपनी बुकलेट से कर लेना, फिर आप मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा, आप उसका भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई वो नहीं है। नरेंद्र अवस्थी somebody is asking, वो फिजिकल केमिस्ट्री का बुक है, वो भी बहुत अच्छा है, बट वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। आपको ऑर्गेनिक वाले के लिए एमएस शॉन लेना होगा। दोनों के पब्लिकेशन सेम ही है मेरे ख्याल से, परहैप्स। ठीक है, उसका इनऑर्गेनिक का भी अच्छा है, बट वो अभी मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक बाद में फिर कभी बात करेंगे उस सब को लेकर के। तो सबसे पहले तो आप में से आप सेंटर जो भी आप 2-3 बच्चे उस सेंटर के, सारे सेंटर्स के 2-3 बच्चे मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं आपको बोल दूंगा तो आप बाकी लोगों को भी ऐड कर सकेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज ये तो नॉमेनक्लेचर है। जो एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा दैट विल बी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बट फिर भी हम स्टार्टिंग से ही अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। डज नॉट मैटर आईयूपीएससी इस बार तो क्वेश्चन उसने पूछ लिया आईयूपीएससी का भी। तो 3 से 4 साल में एक बार वो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन पूछता है। इवन दो नेम ऑफ द चैप्टर इज नॉमेनक्लेचर, बट मेरी जो टीचिंग स्टाइल होगी इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी कवर होंगी। तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं एनसीईआरटी लेवल पे जाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा कोई बोर्ड लेवल वाला जैसा नहीं होगा कि जिस सीक्वेंस में वहां पर दिया होगा उसी सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा। तो कवर सारी चीजें होंगी, और आप लेक्चर्स मिस मत करना। बिलीव मी, आप फर्स्ट रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो या किसी भी रैंक के, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, दैट रैंक यू कैन इजीली अचीव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ने हैं, बाकी टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप अगर फुल मार्क्स के लिए जाएंगे वो भी मिलेंगे। आप जैसा पढ़ेंगे, आपको लेक्चर्स केवल मिस नहीं करने, यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया गया, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उससे बात करना। उसके बाद में गाइड करूंगा कि आप ये पोर्शन छोड़ दीजिए, बिकॉज आई डू नॉट नो कि आप किस रैंक के बच्चे हैं। तो वो जब आप मेरे से बाद में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से क्या पोर्शन छोड़ना है। बट यहाँ पर जो क्लास चलेगी उसमें प्रॉपर नोट्स आप बनाकर रखिएगा। आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आए
तो भी चलेगा, वो फिर ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। आप ग्रुप में कोई क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ पूछेंगे, वो बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, डिस्कशन चलेगा एंड आई कैन आल्सो आंसर दैट, ठीक है। अब आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से। मैं आपको बेसिक से लेकर के जिस हाइट तक जा सकते हैं वहां तक लेकर जाऊंगा। सो मे बी यू, हो सकता है आप फ्यू थिंग्स यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। आता है तो भी पेशेंस रखना है, नहीं आता है तो भी पेशेंस रखना है। और दो चीजें आपको याद रखनी है, आपको ईगो हर्ट आपका नहीं होना चाहिए, होता है तो भी आप जो है उसको मैनेज करिएगा। एज आपकी ऐसी है, इस टाइम पर ईगो बहुत हर्ट होता है। तो क्योंकि आजकल गूगल बाबा भी है, तो कोई भी चीज होती है तो आप सर्च कर लेते हैं ना, तो उसमें कई बार आपके अंदर बहुत फीलिंग्स आ सकती है कि माय आंसर इज करेक्ट, तो उसका डिस्कशन करने का ये एटीट्यूड होना चाहिए रादर देन कंसीडरिंग दैट माय आंसर इज करेक्ट। दूसरा इंसल्ट, व्हेनेवर आई आस्क एनी क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर एंड विदाउट हेजिटेशन ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस। और जब ये डिस्कशन होता है ना, ड्यूरिंग द डिस्कशन यू मे फील इंसल्टेड। कई बार ऐसा होगा कि यू ऐसा लगेगा अरे यार टीचर तो इंसल्ट कर रहा है। तो बिलीव मी, जितनी ज्यादा आपकी इंसल्ट होगी ना थ्रू आउट ये आपका जो प्रिपरेशन का जर्नी है, उस उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें आप रखिएगा अपने माइंड में, ईगो लेकर नहीं आना है और इंसल्ट खूब सारी करानी है। जितनी ज्यादा इंसल्ट होगी, इंसल्ट उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। आपको क्वेश्चंस पूछना है, आंसर्स देने हैं, ऑटोमेटिकली वो इंसल्ट हो जाएगी, आप मानकर चलिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इंसल्ट हो। अब आते हैं इस पे वापस। IUPAC, before we discuss this IUPAC nomenclature, because hardly there are rules जिसके बेसिस पे आप नेम कर देते हो, बट इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री, तो इनिशियली केमिस्ट्री वाज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। उस टाइम पर एक इनऑर्गेनिक बोलते थे और एक ऑर्गेनिक। देखिए मैंने पहले ही बोला, फ्यू थिंग्स हो सकता है आपको पहले से आता हो, तो पेशेंस रखना। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फाउंडेशन वीक हो जाए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, बेसिक से लगा करके वो जितना मैक्सिमम जा सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक, देखिए साइंस की यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, बिकॉज साइंस इज फ्लेक्सिबल। वो ऐसा कुछ रिजिड नहीं है कि लिख दिया तो, जैसे रिलीजन में कुछ लिख दिया हो गया तो बस वही आपको कंसीडर करना है। साइंस इज फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अब जैसे आप, मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, नॉर्मली क्लासरूम वाली जब चीजें होती तो क्वेश्चन मेरा पहला यही होता था, व्हाट इज साइंस। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स लोग देते हैं इसके, ठीक है। जैसे ही मेरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज साइंस, बिलीव मी बहुत सारे स्टूडेंट वो सिंपल सी चीज जो वो बोलते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला रीजनिंग, स्टडी ऑफ नेचर, ये सब बहुत अच्छा रहता है। मतलब आप यू कैन आंसर, यू कैन, वेरी गुड। लॉज ऑफ नेचर वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स वेरी गुड, साइंस इज रियलिटी वेरी गुड, ये तो बिल्कुल इमोशनल हो गया। साइंस इज रियलिटी, नोइंग फैक्ट्स वेरी गुड, study of facts, inventions, art of observation, very good. Science is exploring things, very good, around us, very good. चलिए वेरी गुड। अभी तो अभी लिखना बंद कर दो क्योंकि इतने सारे मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा। गाइस देखिए, मेरे लिए मतलब, बिकॉज यही चीज आपको भी फ्यूचर में देखनी है। व्हेन यू से स्टडी ऑफ नेचर, तो मतलब आप सोचिए ना, मैं मजाक में ऐसे ही पूछता हूँ कि अगर आप साइंटिस्ट बन गए तो क्या करोगे? स्टडी ऑफ नेचर मतलब क्या? मॉर्निंग वॉक पे भी तो जो लोग जाते हैं वो भी तो नेचर स्टडी करते, देखते हैं और क्या करते हैं। पोएट्स वो नेचर स्टडी करते हैं। तो अगर साइंटिस्ट बन गए तो करेंगे क्या, है ना? तो देखिए, अगर आप रिकॉल करें अब तक जितनी भी साइंस आपने पढ़ी है, आप रदरफोर्ड थियरी उठा लो, आप नील्स बोर की जो थियरी है वो उठा लो, लास्ट में जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसको उठा लो आप, या फिर इफ यू रिकॉल 9th 10th डेरिवेशन ऑफ F is equal to ma, ठीक है।
अच्छा एक और बात, व्हेन आई आस्क क्वेश्चन देन एंड ओनली देन यू आंसर, उसके बाद यू हैव टू लिसन। ये मैं भूल गए तुम शायद, मैंने बोला था ये ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए आपका, ये कि आई नो द आंसर इसलिए मैं अब कंटिन्यूअसली बताऊंगा। तो एक पहले आप सुन भी लो फिर डिस्कशन, डिस्कशन में यही तो होता है, आई आस्क यू आंसर्ड, और फिर थोड़ा पेशेंस रखकर सामने सुनना एंड देन डिस्कशन, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आप रिकॉल करें एफ इज इक्वल टू एम ए बी डेरिवेशन 9/10 का, देन ऑल्सो व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन अगर आप रिकॉल करें डेरिवेशन के लिए तो हम लोग लिखते थे लेट अस एज्यूम, याद है? ये तो सबसे खतरनाक चीज है ये, लेट अस एज्यूम। उसमें बोलते थे मास इज रिजिड, ऐसा कुछ दो तीन एजम्पशंस ले लेते थे। नाउ यू रिकॉल बोर्ड्स थियरी, बोर्ड्स थियरी में अब देखो अच्छी इंग्लिश में यही एजम्पशंस को हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स। तो यू रिकॉल रदरफोर्ड थियरी, सबसे पहले तुमने लिखा होगा पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड थियरी, देन बोर्ड्स थियरी पहले लिखा है पोस्टुलेट्स, यानी कि ये जो एजम्पशंस है ना, पोस्टुलेट्स और यू से एजम्पशंस, यही है बेसिकली साइंस। तो वो लेकिन ये रैंडम असम्पशंस नहीं होते। सबसे पहले अगर आप साइंटिस्ट बन भी गए, साइंटिस्ट बन गए तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना? कि आपने अपने दोस्त को बुलाया विंडो पर और विंडो ओपन करके धक्का दे दिया, वो बेचारा नीचे जा रहा है, तो दैट इज योर एक्सपेरिमेंट। या आप कोई सामान फेंक दीजिए, वो नीचे जा रहा है, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड देन यू विल गेट ऑब्जर्वेशन। सिंपल सी चीज है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करिए उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, राइट? ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे यू प्रपोज दोस assumptions और पोस्टुलेट्स, राइट? यही है बेसिस उस साइंस का, ठीक है? अब ये सिंपल सी चीज है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई आस्क यू ना व्हाट इज साइंस, तो कुछ और बोलने से बेटर है यू से assumption या पोस्टुलेट, सिंपल सी चीज है। इस ये मैंने इसीलिए आपको बताया बिकॉज ये जो क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया ना आपको स्टार्टिंग में, देयर वाज अ बेसिस फॉर दिस क्लासिफिकेशन। और वो क्या था? वो था थियरी ऑफ वाइटलिज्म। मे बी फ्यू ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थियरी ऑफ वाइटलिज्म। और ये भूल जाइए कि ये केमिस्ट्री है या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप उसको साइंस की तरह लेंगे ना तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो थियरी ऑफ वाइटलिज्म, व्हाट इज दिस थियरी ऑफ वाइटलिज्म? दिस थियरी सेज दैट अ वाइटल फोर्स इज नेसेसरी टू produce organic compounds. Vital means strong force is necessary, and that's a strong force or such vital force is possible only in living organisms. In lab we cannot get that force, that is why organic compounds cannot be produced in lab, cannot be prepared in lab. So this was the basis of this classification. यहाँ पर हम केवल लिखते थे definition में कि organic compounds या organic chemistry is the study of those compounds which are produced in living organisms. And यहाँ पर हम लोग लिखते थे definition कि inorganic chemistry means study of those compounds which are present in non or which are produced by non-living sources. Simple सी चीज है। तो लेकिन आज की डेट पे वी ऑल आर अवेयर की डेफिनेशन क्या है। तो बिकॉज जितना भी एनालिसिस हुआ है उसमें सब में कार्बन इन्वॉल्व है। सो मेनी टाइम्स 9th-10th में वो आपको बता देते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फिर उसमें बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, CO2 वगैरह भी लेकर आते हैं, वो सब डिस्कशन का पार्ट है। बट आज की डेट पे इट इज इम्पोर्टेंट कि क्या है आज की डेट पे डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। वेरी गुड, कई लोगों ने आंसर दिया, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो जैसे आपने मीथेन सिंपल सा एग्जांपल ले लिया या फिर इथेन ले लिया,
सो डेरिवेटिव का मतलब, ये तो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आ गए. जस्ट रिमूव दिस H एंड पुट OH, you get methyl alcohol. This will be derivative. इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ मीथेन. So similarly, you remove H and put COH. ये आपका हो गया. This is acetic acid. So इसको बोलेंगे डेरिवेटिव. अगेन इसको भी बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ मीथेन. So इसीलिए ये डेफिनेशन आ जाता है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब आपको सिंस नोट्स यहीं पर प्रिपेयर करना है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग. और जब ग्रुप बन जाएगा तो आप में से कोई भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, और वो चाहेंगे तो आप डाल के भी रख सकते हैं. बट मेरी एडवाइस है, आप नोटबुक लेकर बैठिए. जैसे क्लासरूम में नोट्स बनाते हैं, सेम मैनर में यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स. ठीक है. फिर उसके बाद रिवीजन करने के लिए आप स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं साथ में रख करके, कि छूट ना गया हो. ठीक है. नेटवर्क का भी इशू रहता है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर के हम बाद में फिर ग्रुप में डाल देंगे, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रुप बनाएंगे आपके लिए. ठीक है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. आप लिखिएगा स्टार्टिंग का एक छोटा सा नोट. ये आप क्लासिफिकेशन वाला पार्ट लिख लेना. ये जो नोट मैंने यहाँ पर लिखा है ना ऑर्गेनिक के नीचे, इसमें लिखिएगा. आर यू रेडी? ओके. ऑर्गेनिक वाले पार्ट के नीचे लिखिएगा, इवन इफ ये फेल हो गया आज की डेट पे, बिकॉज थियरी फेल हो जाती है, वो अभी सब डिस्कशन में आएगा. ऑर्गेनिक के नीचे लिखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. दिस इज ओल्ड क्लासिफिकेशन, ओल्ड डेफिनेशन आई एम टेलिंग. तो ये आज की डेट पे वैलिड नहीं है, बट वी हैव टू नो एवरीथिंग. जैसे कई बच्चे झगड़ा करते हैं कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आज की डेट पे बोर्ड से फेल हो गया तो पढ़ाते क्यों? पढ़ाते इसीलिए बिकॉज यू हैव टू नो द सीक्वेंस, कि क्या चीज फेल हो गई. ऐसा ना हो कि आप पुरानी साइंस फिर से डेवलप कर दो. तो यू हैव टू नो कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, ये फेल्ड है. तो लिखिएगा ऑर्गेनिक के नीचे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स present in living organisms. Organic chemistry is the study of compounds present in living organisms. इनऑर्गेनिक के नीचे लिख लीजिएगा, inorganic chemistry is the study of compounds produced by non-living sources, prepared by non-living sources. फिर इसके बाद फर्दर यहां पर इसके नीचे नोट लिखिएगा कि this classification was done. This classification was done on the basis of theory of vitalism. On the basis of theory of vitalism. According to this theory, a vital force, a strong force, a strong force is needed to produce organic compounds. I repeat this.
This classification is based on theory of vitalism, which says a vital force is needed to produce organic compounds. And such a force is present, only in living beings. Such a force is present only in living beings. अब आप सोचिए, this was a scientific theory proposed to classify this chemistry. अब देखिए, बहुत सारी थियरीज जो हैं कंटिन्यूअसली चलते हैं. Somebody saying, sir, can you repeat? अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और लंबे टाइम से डिस्कनेक्टेड रहते हैं तो फिर आप रिपीट के लिए मत बोलना. अगर थोड़ा बहुत रहता है देन यू कैन आस्क, आई विल रिपीट. मैं एक बार और ये बोल देता हूँ. This classification was based on based on theory of vitalism. Theory of vitalism, which says a vital force is necessary, needed to produce organic compounds. And such a force is present only in living beings. Such a force is present only in living beings, living organisms. Guys, notes आपको यहीं पर बनाने, बिकॉज मैं ये राइटिंग पैड का यूज करता हूँ, तो कोई पीडीएफ नहीं होगा मेरे पास, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई नोट्स है. जो है वो रैंडम मैनर में है, और वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ आपको. ठीक है. सो एवरी टाइम यू हैव टू राइट. आपको यहीं पर प्रिपेयर करना है, फिर बाद में ये केवल स्लाइड आपको ये मिल जाएगी स्क्रीनशॉट के फॉर्म में. लास्ट लाइन समबडी सेइंग टू रिपीट. मैंने बोला है कि सच अ फोर्स इज प्रेजेंट only in living beings. Such a force is present only in living beings. और बाद में कुछ छूट भी जाता है ना, तो ग्रुप रहेगा बेटा. यू कैन आस्क कि यहाँ की लाइन में क्या है. सो कोई ना कोई आंसर दे देगा, अदरवाइज आई विल आंसर, डोंट वरी. तो क्योंकि बहुत अगर प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो हम सबका लॉस है अल्टीमेटली. और आपकी रैंक नहीं आएगी तो मेरा भी नाम खराब होगा. तो मैं पूरा दम लगाऊंगा कि आपको रैंक आए, और आपको भी अकॉर्डिंगली वैसे ही वर्क करना है. और जब सब आगे जाएंगे तभी आप भी आगे जाओगे, इसलिए पीछे नहीं जाना है. सो ट्राई करेंगे, अगर टाइम वेस्ट ना हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा. ठीक. चलिए. सो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है. व्हेनेवर थियरी इज प्रपोज्ड, वो कई सालों तक चलता है. फिर रैंडमली कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाता है, या कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते ही हैं जो सामने वाली की थियरी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. आप रिकॉल करिए जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो अल्फा रेस पास की, वो बेसिकली डाल्टन को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए था. वैसे यहाँ पर भी है. तो लैब में वी बिलीव कि लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. तो भाई कोई तो एक बंदा था. ये रिएक्शन नॉर्मली अगर आप रिकॉल कर लो 9th-10th में, तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ाते हैं इसमें. तो दैट हाउ डू वी राइट प्रोडक्ट्स? बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस. ये NH4 प्लस है, ये Cl माइनस है. ये Ag प्लस है, ये CNO माइनस है. ये अमोनियम क्लोराइड है, सिल्वर साइनेट, सिल्वर आइसोसाइनेट, ऐसा कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है. सो नॉर्मली वी एक्सचेंज आयंस फॉर राइटिंग प्रोडक्ट्स. तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NH4CNO एंड AgCl. ठीक है, ये सिंपल. अगर 9th-10th के किसी बच्चे को बुलाकर बोलेंगे ना, सो वो यही वाला आंसर लिख देगा. ये आंसर जब लिखेगा, ये मिलना चाहिए. अनफॉर्चुनेट, ये इसको बोलेंगे ये एक्सपेक्टेड था. अच्छा, एक्सपेक्टेड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मिला कुछ और था. मिला जो था उसने पूरी वो चेंज कर दी क्लासिफिकेशन, या आप बोलो कि जो केमिस्ट्री स्टडी करने का वे था ना, उसको ही पूरा चेंज कर दिया. एंड आई बिलीव मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि ये कंपाउंड यूरिया था. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड इन लैब. उसके पहले तो कहानी कुछ और ही थी. उसको मानते ही नहीं थे कि लैब में आप प्रोड्यूस कर सकते हो. सो दिस इज एक्चुअल कंपाउंड, यूरिया. I hope many of you are aware of the name of the scientist.
मेरे ख्याल से वोलर को सब लोग जानते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो मैंने सीक्वेंस में आपको बता दिया है। अच्छा, somebody is asking डिफरेंस क्या है, वो खुद आप ट्राई करो ना समझने की। ये जब हम लोग लिखते हैं तो ये इनऑर्गेनिक वाला, इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक कैटायनिक पार्ट है, एक एनायनिक पार्ट है, एंड ये जो आप यूरिया लिख रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब होता है बॉन्ड्स विल बी कोवेलेंट। आई होप यू आर अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवेलेंट, ये सब बॉन्ड्स आपको मालूम होंगे। तो इसमें कहीं पर भी कोई आयंस नहीं है। अगर ये आयंस वाला हो जाता तो वो इनऑर्गेनिक वाला हो जाता, तो वो एक्सपेक्टेड था, बट वी गॉट यूरिया। सो तब से वो बदल गया कि जो हमने बोला था थियरी ऑफ वाइटलिज्म। तो आप ये लिख लो और फिर ये चीज मेंशन कर देना कि थियरी ऑफ वाइटलिज्म फेल्ड। तो दिस विल बी, यू नो, यही हमारा स्टाइल होगा पढ़ने का। तो हम जब भी कोई नई चीज करेंगे तो विल ट्राई टू प्रूव कि वो पुरानी वाली चीज कैसे गलत हो गई। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो आप। आप में से कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट लेता रहे, वो चलेगा। जब मैं ग्रुप बना लूंगा तो आप वो सारे स्क्रीनशॉट्स आप उसमें डाल सकते हैं। और मैं वैसे तो लिंक भेज दूंगा इसका, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। गाइस, हैव यू कॉपीड दिस? Okay. Acha. Now we all are aware of this point that we have large number of organic compounds. So and ये 9th में भी पढ़ाया जाता है रीजन, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अब आप इसको सीरियसली पढ़ो। पहले तो क्या है, आप रीजंस लिखने के लिए पढ़ते थे कि एग्जाम में आएगा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अपने एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको देखना है वो है कैटेनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपको मालूम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है आज के टाइम पे। वो अगर आपने नहीं लिखा हो तो वो जरूर लिख लेना, ये कि nowadays we say organic chemistry study of hydrocarbons and their derivatives, ये आप जरूर लिख लेना। चलिए, अब इस पे वापस आ जाते हैं। कैटेनेशन, अब इसको बताएगा क्या कोई? एनीबॉडी? somebody is asking किस चीज का डेफिनेशन? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन ना। तो किसी ने पूछा व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हियर वी स्टडी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा, बैक टू दिस कैटेनेशंस। एनीबॉडी? वेरी गुड। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन, वेरी गुड। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल, वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स, वेरी गुड। पॉजिटिव आयन, ये क्या? एबिलिटी, वेरी गुड। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। गाइस, एक सिंपल सा क्वेश्चन, नॉर्मली ये डेफिनेशन देखो सबको आती है ना, एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर क्वेश्चन अराइजेस कि कैटेनेशन इज शोन बाय कार्बन ओनली और अदर एलिमेंट्स कैन आल्सो शो। कैन यू टेल मी? अदर आल्सो, वेरी गुड, वेरी गुड, लाइक सिलिकॉन, वेरी गुड। ओके, टेट्रावेल, अच्छा, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू शो दिस कैटेनेशन? मतलब कोई कोई कैरेक्टर है क्या उसका जो होना चाहिए सो दैट वो? वेरी गुड, टेट्रा वैलेंसी, वेरी गुड, वैलेंसी 4, वेरी गुड। चलिए, अब मैं बताता हूँ ये जो जितनी चीजें आप मुझे बता रहे हैं, बस स्टॉप राइटिंग, आई अंडरस्टूड। ये जो भी आप मुझे बता रहे हैं ना, ये एक नॉर्मल 9th-10th का बच्चा जब पढ़ के निकलता है वो अब आप एनालाइज करो। आप इमेजिन करो कि ह्यूमन चेन बनानी है, मान लीजिए, है ना? ह्यूमन चेन बनाने के लिए आपके पास कितने हाथ होने चाहिए? तो जो आपको मिले हुए हैं। कितनी सिंपल सी चीज है कि ह्यूमन चेन बनानी है
और आपको 2 हाथ चाहिए और 2 हाथ आपके पास है, ये चेन इमीडिएट ब्रेक हो जाएगी। ये चेन इमीडिएट ब्रेक हो जाएगी अगर आपके पास एक ही हाथ है, राइट? तो कंक्लूजन क्या निकलता है? आप सोचिए, ये चीज एक सिक्स्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी गेस कर सकता है कि चेन बनाने के लिए हम हमारे पास 2 होने चाहिए हाथ, जिसको हम साइंस में कोवैलेंसी बोलते हैं। तो रादर देन सेइंग कि टेट्रावैलेंसी होनी चाहिए, उसकी कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2। तो 2 इज मिनिमम कोवैलेंसी रिक्वायर्ड। अब आप में से कोई बोल सकता है कि 4 वाला तो ज्यादा है, तो ज्यादा चेन बनाएगा। तो ऐसे जाओगे तो तुम्हें 8 वाला भी मिल जाएगा, तुम्हें 6 वाला भी कोवैलेंसी वाला मिल जाएगा। सल्फर की वैलेंसी 6 है, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट कि उसके पास टेट्रा वैलेंसी है इसलिए वो ज्यादा अच्छी चेन्स बनाता है, उसका रीजन कुछ और है। अब इमेजिन करिए, यहाँ कोई छोटा बच्चा आपने लगा दिया, उसके पास भी 2 हाथ है, लेकिन ये वाला जो लिंक है ना, ये लिंक वीक हो जाएगा। अगर ये लिंक वीक हो जाएगा तो वो चेन जो आप लंबी चेन बोल रहे हैं वो बनेगी नहीं। इसके बाद आप मान लीजिए फिर से कोई बड़ा आ गया, एडल्ट आ गया, तो इधर वाला फिर से पार्ट स्ट्रांग होगा, बट यहां से लिंक टूट जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप कोवैलेंसी बोल रहे हैं उसके बेसिस पे जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड शुड बी स्ट्रांग। I hope you are getting this point. So it is not about tetravalency, it is about the bond strength that will decide whether chain will be formed or not. Chain can be formed if it has covalency of 2, but chain will be formed, that will depend upon the strength of the bond. I hope you are getting this point. So back to that, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ कैटेनेशन का, बिकॉज आप में से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, एंड देन आई विल गिव यू सम एक्सपेरिमेंटल डेटा। वो रटना नहीं है, वो एनालिसिस के लिए कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इतना अच्छा है कि उसके बेसिस पे चेन्स बहुत अच्छी बनती है। प्लीज राइट कैटेनेशन के लिए पहले तो आप ये लिख लो कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसका रीजन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, सो उसको लिखिएगा कैटेनेशन। इसमें बहुत सारी चीजें आप 19 में पढ़ चुके हैं, बट माय एडवाइस ये इसीलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सबका कि कुछ भी अपना फाउंडेशन वीक नहीं होना चाहिए और सब इंटरेस्टिंग मैनर में जाएगा। तो लिखिएगा कार्बन, सॉरी कैटेनेशन बताना है। हाँ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, catenation, it is the property of the element, it is the property of the element to form, it is the property of the element to form chains of identical atoms, chains of identical atoms. To show catenation, a minimum covalency of 2 is required. To show catenation, a minimum covalency of 2 is required. Further you write, carbon is capable of forming long chains. Carbon is capable of forming long chains because of, मैं पूरा रिपीट कर दूंगा एक बार, कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग long chains because of strong covalent bonds, with other carbon atoms and atoms of other elements, with other carbon atoms and atoms of other elements. 2-3 students are saying repeat.
तो मैं कैटेनेशन का प्रॉपर्टी पहले बताता हूँ एंड देन आई विल टेल यू अबाउट कार्बन। कैटेनेशन में आपको ये लिखना है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, it is the property of the element to form chains of identical atoms, chains of identical atoms. To show catenation, a minimum covalency of 2 is required. To show catenation, a minimum covalency of 2 is required. Somebody is asking what is the difference between valency and covalency. बेटा ये अब बहुत सारा डिस्कशन मेरे ख्याल से अभी रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर हो गया क्या, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह पढ़ाया होगा, वो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं ना, आप आयनिक कंपाउंड के लिए भी वैलेंसी निकाल, कोवैलेंसी के लिए कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ पर जो भी कोवैलेंसी आ रहा हो ना, उसको आप कोवैलेंट बॉन्ड्स मानकर चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड्स तो समझ ही रहे हो ना, जैसे यहाँ पर कार्बन को ही ले लो, ये कार्बन, इधर आपको 2 बॉन्ड्स दिख रहा है, इधर 1 बॉन्ड दिख रहा है, इधर एक, इसको मैं कोवैलेंसी बोल रहा हूँ। सो कोवैलेंसी इज रिलेटेड विद कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। Somebody is saying, can you explain why covalency 2 is required? अभी तो बताया बेटा, घरेलू एग्जांपल दिया था, ये हाथ वाले कहाँ चला गया यार, ये चेन्स, ह्यूमन चेन का, ये कितना सिंपल सा एग्जांपल है, बेसिक सा, कि उसको 2 हाथ चाहिए, मतलब 2 वैलेंसी उसके पास होनी चाहिए कोवैलेंसी बनाने के लिए, तो आराम से चेन बनता चला जाएगा, इसमें कौन सी डिफिकल्टी, ठीक है। चलिए, ये हो गया मेरे ख्याल से, ये भी सबको क्लियर है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा पे। यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों कार्बन का वो चेन ज्यादा बन रहा है, तो वो डेटा आपको गाइड करता है। तो दैट इज एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जितनी भी वैल्यूज आपको दूंगा मैं यहाँ पर। तो कार्बन कार्बन के साथ जब भी बॉन्ड बनाता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी बॉन्ड एनर्जी है 83 किलो कैलोरी पर मोल। आई रिपीट दिस, कि ये याद नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस, कि कार्बन चेन इतनी अच्छी क्यों बना रहा है। नाउ सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, कोई आपसे बोल दे ऐसा कि सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है और झगड़ा करने लगे आपसे कि सिलिकॉन भी चेन बनाएगा, then you have to answer this way कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी इज 83 किलो कैलोरी पर मोल approximately, and silicon silicon का it is 54. Now you can see the difference, why carbon is capable of showing such catenation, silicon cannot show। तो वो हो गया। इसके अलावा you can write sulfur sulfur। दिस इज ऑल्सो, ये सारी वैल्यूज आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आप गूगल में भी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। सल्फर सल्फर हो गया, फॉस्फोरस की वैल्यू है, ये जस्ट एनालिसिस के लिए अपने नोट्स में बनाकर रखो। देखो ये वैल्यूज कभी नहीं पूछते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से 2010 में आईआईटी जेई का जब पेपर हुआ करता था, तो उन्होंने रैंडमली ऐसे कार्बन का पूछ लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि इस तरह की याद करने वाली कोई वैल्यू वो पूछ लेंगे, उन्होंने पूछ लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट के वो मार्क्स ही चले गए, बिकॉज उन्होंने कभी इस तरह से याद ही नहीं किया। तो इसलिए मैं तब से लिखाने लगा हूँ ये वैल्यूज, कि एटलीस्ट आप जब नोट्स रिवाइज करो, कभी ना कभी तो माइंड में जाएगा, अच्छा उसका 50 के आसपास है, उसका वैल्यू उसका 80 के आसपास, कुछ तो माइंड में होगा ना, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस का ये वैल्यू है करीब 50 किलो कैलोरी पर मोल। एंड देन नाइट्रोजन का वैल्यू भी आप लिख लो, 39 है मेरे पास डेटा जो अवेलेबल है अप्रोक्सीमेटली। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का भी लिख सकते हो 35। I gave you this data only to show कि carbon is capable of showing strong catenation. Somebody is asking, sir, can we say carbon is small in size, that is why it is strong bond? वही, so there are different ways to explain why a bond is strong. तो अभी आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। क्या केमिकल बॉन्डिंग सब बच्चों ने पढ़ ली? Have you done chemical bonding? So in that chapter they will tell you about something called overlapping of orbitals. So मेरे ख्याल से अभी हुआ नहीं होगा, because अगर started now लिखा है तुमने तो वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आपको बताएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट कि वो जैसे आप 9-10 में पढ़ देते हैं स्मॉल साइज, तो केवल वो इस तरह से नहीं है, ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स यूज करेंगे टू एक्सप्लेन व्हाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
बी ये बॉन्ड एनर्जी बेटा। मुझे लगा तू कुछ और पूछ रहा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये बी बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज है बेटा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये इसके सिंस यू हैव रिटन दैट कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉट ओनली विद कार्बन एटम्स विद अदर एलिमेंट्स आल्सो, लाइक सी और एच का जो बॉन्ड एनर्जी होता है ना, वो 97 किलो कैलोरी पर मोल है, राइट। इसी तरह से सी और ओ का जो होता है, इसीलिए तो एल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है ना, ईथर्स बनते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसके अलावा हेलोजन्स अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगी। मैं भी डेटा एक आध दे देता हूँ आपको। 81 किलो कैलोरी पर मोल है मेरे पास, ये 68 किलो कैलोरी पर मोल है। ये आप कॉपी कर लो, है ना। इवन इफ इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू कॉपी। कॉपीड। somebody saying wait. Okay, very good. Somebody saying because of CH bond, strong bond, that is why hydrocarbon, बिल्कुल सही है। चल, अभी हो गया तो एक छोटा सा नोट लिखिएगा। कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग, मैंने एनआर क्या लिखा है बेटा, बी आर है वो। ये ना थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है, यू हैव टू मैनेज, बट आपको नोट्स बेस्ट मिलेंगे, बाकी राइटिंग थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओ एच तो मैंने नहीं दिया, सीओ दिया है, सी एच दिया है, ठीक है। चलिए, अभी लिखिएगा कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स। मैं, हाँ, आई टोल्ड द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? मैंने केवल इतना ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने कहा बेटा, कोवैलेंसी का आपके लिए जो मीनिंग होना चाहिए ना, वो है कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। इफ ए इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, विल से दिस ए हैज टू कोवैलेंसी, ऐसा आप बोलिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें वापस हमको लेकर आ गए आप। लिखिएगा नोट, कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग, कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स, कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स। आई बिलीव मैनी ऑफ यू, या मेरे ख्याल सबको ही मालूम होगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम हो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है? बिकॉज लास्ट बैच जो मैंने लिया उसमें उसको नहीं मालूम था उन बच्चों को। So I explained little bit, वो chemical bonding का part है, but if you do not know then I can explain you in थोड़ा, I can try, but वो फिर आपको chemical bonding में डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए कोई नहीं, सो एक बार लिख लो फिर बात करते हैं। कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स with other carbon atoms, with other carbon atoms, with other carbon atoms, and with atoms of other elements, with atoms of other elements. Guys, those who are not aware, those who are not aware of sigma and pi bonds, आप ये मेरे ख्याल से जो भी वीडियो ऑन कर रहा है वो बंद कर लेगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि हम पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो दैट विल बी, मैं अगर जब बोलूंगा देन यू कैन, आप उसको ऑन, फिर आप बात करिएगा मुझसे। बैक टू दिस। सो पाई बॉन्ड कब मिलेगा आपको, तो पहले मैं आपको सिंपल वाले जो याद रखना है वो बताता हूँ।
इफ यू हैव सिंगल बॉन्ड, अगर मान लीजिए ऐसा सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो याद रखना है आपको, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है ओनली सिग्मा, वन सिग्मा। इफ यू हैव डबल बॉन्ड, इसको हम लिखते हैं डबल बॉन्ड, that double bond can be anywhere, C double bond C, C double bond O. So there are different, atoms जिनके साथ वो कार्बन बॉन्ड बना सकते हो। डबल बॉन्ड का मतलब होगा आपका वन सिग्मा एंड वन पाई, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए मैं आपको भी सिग्मा पाई बताऊंगा, नहीं समझ में आया, उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो आपसे वो पूछने नहीं जाने वाला कि व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज पाई, वो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाएंगे। आपको याद ये रखना है कि वन सिंगल बॉन्ड मींस वन सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मींस वन सिग्मा एंड वन पाई, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है वन सिग्मा एंड टू पाई, ये याद रखना है। बिकॉज बॉन्ड कोई भी हो, मैं कह रहा हूं अगर ट्रिपल बॉन्ड के आगे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर यहाँ 10 बॉन्ड्स भी होते इस तरह से, स्टिल वो वन सिग्मा ही हम बोलते, एक ही सिग्मा बनेगा, बाकी सारे पाई बन जाएंगे। तो पढ़नी हमको सिंगल डबल, क्योंकि हमारे साइंटिफिक थियरीज में इसके आगे कुछ पढ़ाते नहीं है, तो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में ये तीन आपको बॉन्ड्स पढ़ने। सिंगल बॉन्ड मींस वन सिग्मा, डबल बॉन्ड मींस वन सिग्मा एंड वन पाई, ट्रिपल बॉन्ड मींस वन सिग्मा एंड टू पाई। ये आप लिख लो, ये याद रखना है, एंड देन आई विल टेल यू इन सिंपल मैनर कि ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है क्या। चलिए गाइस, आई बिलीव सबने कॉपी कर लिया होगा। अब बैक टू दैट पार्ट, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ सिंपल मैनर। बॉन्ड सब सिंपल सी चीज है, आप समझ लीजिए कि यू एंड योर फ्रेंड, आप दोनों हैंडशेक करते हो, तो जो हैंडशेक कर रहे हो ना, वो काइंड ऑफ बॉन्ड हो गया हमारे लिए। अब यहाँ पर जब आप इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। आप px बोलते हो, py एंड pz, राइट। टी सिंगल बॉन्ड ऐसा क्यों लिखा बेटा किसी ने, px py एंड pz, ये आपने तीन ऑर्बिटल्स ले लिए p केस में। मान लीजिए कि आपके पास एक एटम A है, राइट, उसके अपने तीन ऑर्बिटल्स हैं, तुमने एक ऑर्बिटल p का ऐसा दिखाया, इसको px बोल दिया, इसको py बोल दिया, और एक तीसरा डाल दिया हमने pz ले लिया, ये px, इसको pz बोल देते हैं, z मैंने जानबूझ के लिखा है वहां पर। ये सब आप केमिकल बॉन्डिंग में समझ जाओगे कि मैंने pz क्यों लिखा हुआ है। अब इसी तरह से एक दूसरा एटम ले लो, उसका भी इसी तरह से एक pz ऑर्बिटल ले लो, और इस तरह से px ले लो, और इस तरह से एक py ले लो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो pz का एक्सिस है ना, और इस वाले ऑर्बिटल में इसके लिए भी pz वाला जो एक्सिस है, ये क्लोज आ गए। दैट मीन्स ये A और ये A एटम, इन दोनों ने सोचा कि हमको बॉन्ड्स बनाने हैं, तो बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ये अपने ऑर्बिटल को आगे बढ़ाएगा, ये अपने ऑर्बिटल को आगे बढ़ाएगा। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, जिसको आप नॉर्मल घरेलू लैंग्वेज में हैंडशेक बोल रहे थे, तो ये जो ओवरलैपिंग है अ काइंड ऑफ हैंडशेक हो गया। गेटिंग दिस पॉइंट। और ये दोनों का एक्सिस सेम है, इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। दिस वी कॉल एज एक्सियल ओवरलैपिंग, दोनों के ऑर्बिटल्स एक एक्सिस में मैच कर रहे थे, इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। So what is sigma bond? A bond, a covalent bond formed by axial overlapping of orbitals. ये definition लिख सकते हो, ये standard definition है। A covalent bond, a covalent bond formed by axial overlapping of orbitals। मेरे ख्याल से
कई लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर इसने ये pz वाला चूज किया है फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, if pz orbital you have chosen for sigma bond formation, believe me, बाकी ऑर्बिटल्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो एक्सेस की ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकते, उनको दूसरी ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी जिसको आप बोलोगे साइडवेज ओवरलैपिंग। ये ऑर्बिटल्स थोड़ा सा साइड वे में ऐसे ऐसे ये अपने को ओवरलैप कराएंगे, इनकी एक्सियल ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड आपने एक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग में उठा लिया है आपने। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि बाकी ऑर्बिटल्स केवल क्या बना सकते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग, तो उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो व्हाट इज पाई बॉन्ड, इसको बोलेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग। अगर समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, वरना आप इग्नोर कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाएंगे। इसका दूसरा नाम है लैटेरल ओवरलैप। आई ट्राइड कि आपको सिंपल तरीके से मैं बता दूं, बट आप इसको लेकर बहुत इमोशनल नहीं। लैटेरल ओवरलैप, इसीलिए जब मैंने लिखा ना आपको ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा क्यों है, टू सिग्मा क्यों नहीं, बिकॉज सिग्मा एक ही बन सकता है, ओनली 1 ऑर्बिटल यू कैन टेक फॉर एक्सियल ओवरलैपिंग। बाकी एक्सियल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक एक्सियल हो सकता है तो दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसी और एंगल पे जाएगा, वो एक्सिस में कभी नहीं आ सकता। तो it does not matter whether it is double bond or triple bond. डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा बाकी पाई, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा बाकी पाई, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, बेंड वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं, हम केवल ये साइडवेज, इट्स लाइक तुम और तुम्हारा फ्रेंड आजू बाजू खड़े हो गए और शोल्डर्स टच कर रहे हैं, तो वो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं मानी जाती है, इसीलिए पाई बॉन्ड को वीक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये लिटिल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है सिग्मा वाला। ये तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट, आप बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दोस बॉन्ड्स इसलिए मैंने बता दिया, इसको आप कॉपी कर लेना। और फिर मेरा क्वेश्चन है, इसको आप काउंट करिए। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, क्विक। नहीं बेटा, यू यू हैव टू राइट एवरीथिंग। आई डोंट नो कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा कि नहीं, अगर वो भी पढ़ाते हैं तो और अच्छी बात है, दैट विल बी रिवीजन फॉर यू, बट यू राइट एवरीथिंग, वॉट एवर वी डिस्कस यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। वेरी गुड, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो मेरे ख्याल सारे बच्चों ने लगभग आंसर सही सही दे दिया, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इसमें काउंटिंग सीधी सीधी हो रही है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा 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 सिग्मा, छूट जाता है बीच में, कई बार ये सीसी बॉन्ड छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 1 सिग्मा एंड 2 पाई। अभी टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 8, इसका मतलब 8 सिग्मा एंड 2 पाई। ये जिसे नहीं आया वो लिख सकता है। कुछ 2-3 लोगों का आंसर थोड़ा सा गलत दिख रहा है, बाकी मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। लैटरल होने से क्या लेना देना है बेटा, वो बॉन्ड्स के, अरे नहीं बेटा, ऐसा लैटरल ओवरलैपिंग इसीलिए तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाए। तुमने ये शायद देखा नहीं मैंने क्या लिखा है, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहां। सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है। वो तो मैंने रफ मैनर में तुमको बताया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप भी जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना तो इनका एंगल जो हो जाएगा 109 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हो सकता है कुछ लोगों को पहले से भी मालूम हो, जैसे मीथेन में बॉन्ड एंगल वो कोई 99 तो नहीं होता है, वो होता है 109 डिग्री 28 में, टेट्राहेड्रल शेप होता है उसका। सो दीज थिंग्स विल बी यू नो टॉट इन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अभी के लिए तो हम रफ आइडिया ले रहे हैं, जो हमको थोड़ा बहुत यूज करना है, एप्लीकेशन पार्ट से हम वो उठा रहे हैं, जो थियरी केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबको, सबने, हैव यू ऑल कॉपीड दिस?
Okay, चलिए. Now back to that nomenclature part. You all write heading लिखिएगा classification of organic compounds. Classification of organic compounds. I believe 9-10 में भी पढ़ा होगा आपने. But my job is I will tell you everything. आपको बेसिक से लेकर एकदम ऊपर तक लेकर जाना है. तो यहाँ पहला आता है एलिफेटिक. Aliphatic compounds, you can also say this as acyclic. Also, you can say open chain compounds. Open chain compounds. ठीक है. इसी तरह दूसरा इसमें क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक. एरोमेटिक मत लिख देना. साइक्लिक. साइक्लिक कंपाउंड्स. इसको कई बार क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं. क्लोज्ड चेन. Closed chain compounds. Aliphatic compounds you can further classify into saturated, saturated and इधर आएगा unsaturated. देखो वो भूलना नहीं, पेशेंस रखना. There are few things which you know, but डिस्कशन में अगर एक भी चीज ऐसी है जो आपको पहले से नहीं आती थी तो वो उसको आप पॉजिटिव लेना. इट्स नॉट लाइक कि मेरे को इतनी सारी चीज तो पहले से आती थी, ये तो मेरे लिए टाइम वेस्ट हो गया. नो, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. और उसमें जो भी आपको नहीं आता था और वो मिल गया इधर, तो टेक दैट एज पॉजिटिव थिंग. अनसैचुरेटेड. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया. इसमें फर्दर ज्यादा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है. द साइक्लिक पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम क्लासिफिकेशन पर्पस. सो ये हो जाएगा साइक्लिक के नीचे. इसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक. इसके नीचे आप लिख देना होमोसाइक्लिक. और इसके नीचे आप लिखिएगा हेट्रोसाइक्लिक. कार्बोसाइक्लिक फर्दर सबका मैं छोटा छोटा नोट आपको बता दूंगा. इफ यू आर नॉट अवेयर, अगर पहले से मालूम है तो बहुत अच्छी बात है. कार्बोसाइक्लिक को फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे. इसमें एक बोलते हैं एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक. और इधर लिखेंगे हम एरोमेटिक. एरोमेटिक. ठीक है. इधर भी वैसे ही थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन रहता है. एक बोल देते हैं एरोमेटिक और एक बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक. एरोमेटिक को इस वाले में फर्दर क्लासिफाई करते हैं. एक को बोलते हैं बेंजीनोइड. बेंजीनोइड. और एक को बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड. नॉन बेंजीनोइड. ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हो गया. एक बार इसको आप कॉपी कर लो, नहीं तो क्या है कि इंटरनेट का इशू होता है, फिर ये गायब हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आप इसको एक बार कॉपी कर लो. देन मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा एंड फिर आफ्टर द स्मॉल स्मॉल नोट्स, देन क्वेश्चन के फॉर्म में आप उसको कुछ आंसर निकालना. आई विल आस्क दोस क्वेश्चंस. यस, दोनों में एरोमेटिक होता है. कोई भी कंफ्यूजन हो अभी व्हाइल कॉपिंग यू कैन राइट, आई विल एक्सप्लेन. दोनों में एरोमेटिक होता है. लास्ट में लिखा है बेटा बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड. बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड. ये सबका मैं छोटे छोटे डेफिनेशन बोलूंगा. आई विल टेल यू दी डेफिनेशन इन स्मॉल. इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, छोटे छोटे नोट सबके लिए दूंगा. यस, देयर विल बी अ डाउट ग्रुप. मैंने बताया तो आपने शायद लेट ज्वाइन किया. आई गेव द नंबर. मैं दोबारा यहाँ नंबर लिख देता हूँ. 9769429704. दिस इज माय नंबर. आप
इसमें आप में से आपके सेंटर के जो बच्चे उनमें से कोई 2-3 बच्चे भी मेरे को अगर मैसेज कर देंगे इस नंबर हेलो सर करके आप लिख दो और अपना बैच कहाँ आप विच सेंटर वो आप लिख दो। मैं जो लेक्चर्स लेता हूँ मैं अंधेरी सेंटर्स में लेक्चर्स लेता हूँ। आजकल तो बंद है बट मैं अंधेरी सेंटर के लेक्चर्स लेता हूँ। तो आप मुझे अपना सेंटर बता देना और अपना नाम बता देना। मैं आप एक आध बच्चों का नाम सेव कर लूंगा और फिर मैं उस ग्रुप में आपको लिंक भेज देता हूँ। यस, दोनों में एरोमेटिक होना चाहिए। यू कैन आस्क क्वेश्चन कि व्हाई एरोमेटिक इज देयर इन बोथ द कैटेगरीज, वो सब मैं आंसर करूंगा। कौन पढ़ाता है ये मैं नहीं बता सकता बेटा गिरगांव में। बहुत सारे टीचर्स हैं। सो अंधेरी वाले जो टीचर्स हैं उन मैं अंधेरी में एक्चुअली लेक्चर्स लेता हूँ, तो कहीं और का बहुत आइडिया मैं नहीं दे सकता। दोनों एरोमेटिक सेम नहीं होंगे। एरोमेटिसिटी का डेफिनेशन सेम होगा बट वो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है ऐसा बोलो। और ये इसको कार्बोस होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बोलोगे। ठीक है, तो ह्यूमन सब जगह है, चाइना में भी इंडिया में भी है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि खाली इंडिया में ह्यूमन रहते हैं, चाइना में मॉन्स्टर रहते हैं। तो एरोमेटिक दोनों में हो सकता है, ऐसा है। डेफिनेशन एरोमेटिसिटी सेम है बट एक हेट्रोसाइक्लिक वाला एरोमेटिक है और एक होमोसाइक्लिक वाला एरोमेटिक है। तो सब मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो। चलिए, आई बिलीव ये सबने कॉपी कर लिया है। लेट मी राइट फ्यू एग्जाम्पल्स and you all copy those examples. One is cyclopropane, then cyclobutane, then cyclopentane. मैं दोबारा वो स्क्रीन दिखा दूंगा, डोंट वरी। Then cyclohexane. अच्छा, आई एम राइटिंग दीज कंपाउंड्स, ये कोई शौक में नहीं लिख रहा हूं मैं। these all these examples जो मैं अभी लिखूंगा इस स्क्रीन में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू आर गोइंग टू यूज दिस कंपाउंड्स। सो इसका नाम ये सब आपको अपने आप याद हो जाने लगेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। सो दीज कंपाउंड्स आई एम गोइंग टू राइट मेनी टाइम्स। तो अभी से उसका लिखना शुरू कर देना है। इसके अलावा बेंजीन यहाँ पर है, बेंजीन। इसके अलावा ये यहाँ पर ये बेंजीन है ना, इसके बेंजीन के बॉन्ड्स को हटाकर ये सर्कल बना सकते हैं आप। तो ये सब अगर आपको मालूम है तो गुड, नहीं तो मैं अभी बताऊंगा आपको। फिनॉल कैसे भी लिखो बेटा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीन में जितने भी कंपाउंड्स लिखेंगे वो आप लिख लेना किसी एक पेज में, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। उस आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी सोच के कर सकते हो, जैसा भी आपकी मर्जी हो। ये सब मैं बताऊंगा सर्कल क्यों यहाँ लिखा है मैंने। पहले मैं कंपाउंड्स के नाम लिख दूं। ये सब कॉमन नेम्स हैं इनके, और ऑल दीज आर फेमस कंपाउंड्स। एनिलीन, आज से ही ये सब कंपाउंड्स आपको माइंड में आ जाना चाहिए। रटना नहीं है, मतलब इस तरह हम बहुत बार लिखेंगे। इसको टोलुइन बोलते हैं। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। देन एक फेमस कंपाउंड है स्टाइरीन। स्टाइरीन। देन अनदर कंपाउंड। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है तो इतना टेंशन नहीं लेना कि मैं तो ऐसे रैंडम कंपाउंड्स बना रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनका ये लिस्ट दे रहा हूँ, एंड एवरी ईयर आई गिव दिस लिस्ट। इसके अलावा एक फेमस कंपाउंड है क्यूमीन। क्यूमीन आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा स्पेस भी छोड़ सकते हो कि ये कौन सा है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक है, ये एलिसाइक्लिक है, ये एरोमेटिक है। तो चाहिए तो या फिर आप नंबर कर देना 1 2 3 4 और नीचे लिख देना 1 इज एरोमेटिक, 2 इज एंटी एरोमेटिक, इस तरह करके नीचे लिख देंगे। तो जैसा भी आप आपकी स्टाइल हो आप लिखने की।
Somebody saying, sir, so instead of 3 double bonds of benzene, you are making a circle, right? Yes, of course. Instead of 3 double bonds, जो है उसके बदले में सर्कल बना रहा हूँ. बिल्कुल. Yes, every vertex represents a carbon. वो अभी से बता दूंगा. Fumine हो गया, and then another famous compound is anisole. ये सब आपको इस तरह के जे एडवांस का अगर पेपर आज की डेट पे भी आप उठा लो ना, इनमें से ही आपको कंपाउंड्स मिलेंगे किसी ना किसी रिएक्शन में या कोई अलग टाइप की जो क्वेश्चंस होंगे. दिस इज एनिसोल. इसके अलावा जो फेमस कंपाउंड है वो है पायरिडीन. इसको बोलते हैं पायरिडीन. वेरी फेमस कंपाउंड. इसके अलावा एक कंपाउंड है पायरोल. दिस इज पायरोल. एक बार मैं लिख लूं, देन यू आस्क क्वेश्चंस. कोई अगर आपको नाम समझ में नहीं आता है, आप में से कोई स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना मेरे कंप्लीट करते या नहीं तो इतना कुछ फिर दोबारा लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. प्यूरान. ये फेरन हो गया. देन थायोफिन. किसी ने बोला था ये 2 डॉट्स क्या होते हैं, तो परहैप्स आपको लोन पेयर वगैरह का आइडिया होगा. थायोफिन. थायोफिन हो गया. और इसके बाद इसको बोलते हैं नैप्थलीन. ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है. नैप्थलीन. देन ये 3 बेंजीन रिंग फ्यूज कर दिया. एंथ्रासीन. ये एंथ्रासीन हो गया. एक बहुत दूसरा फेमस एक कंपाउंड है एजिलियम. दिस इज वेरी फेमस कंपाउंड. इसका बॉन्ड यहाँ पर, फिर डबल सिंगल, और फिर डबल सिंगल यहाँ पर जाते हैं, डबल बना देते हैं, फिर यहाँ डबल बनाते हैं, फिर यहाँ डबल बनाते हैं, फिर ये डबल. एजिली. अभी क्वेश्चन मत पूछो बिकॉज माय फोकस इज इन राइटिंग दिस कंपाउंड्स. आप थोड़ी देर बाद पूछना. लेट मी कंप्लीट द सीरीज. और फिर आप वीडियो चालू कर रहे हो बेटा. दिस इज अनदर कंपाउंड. इतना ये आता नहीं है बट कोचिंग क्लासेस वाले पूछते हैं ये वाला. देखिए एक डिफरेंस है. कोचिंग क्लासेस वाले जो पेपर बनाते हैं और जे एडवांस वाला, तो कुछ शो ऑफ के लिए होता है और कुछ एक्चुअल एग्जाम के लिए होगा. तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि आप ऐसा ना हो कि कोचिंग क्लासेस वालों के उसमें इमोशंस में आए. कोचिंग क्लासेस का मतलब किसी दूसरी क्लासेस का पेपर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया. दिस इज ट्रोपोलोन. एंड देन एक कंपाउंड ये है एपॉक्साइड. इसका दूसरा नाम है ऑक्सीरेन. यहीं पर आप लिख सकते हैं कंपाउंड है THF. बस इतना ही है. आप कॉपी कर लो इसको. एंड किसी को अगर कोई नाम नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझे बताओ. आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट कंपाउंड. यस, ये OCH3 है बेटा. एनिसोल. कुछ बॉन्ड नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड है. थायोफिन में सल्फर है बेटा. कंपाउंड का नाम है थायोफिन. THIOPHAN. What is written after pyrrole? Pyrrole. PY. थोड़ा बहुत स्पेलिंग अगर एरर भी होगी कोई टेंशन नहीं है इसका बेटा. वो सब बाद में बहुत बार आएगा. बहुत बार तो मैं मिस्टेक करता हूँ स्पेलिंग उसमें लिखने में. तो ऐसा कुछ बहुत इमोशन. ये सेस्क्यूफोलिविन करके इसको बोलते हैं. ये भी इसी जैसा लिखा है वैसे ही लिखो. ये ट्रोपोलोन है.
Pyrole, pyrole. Are you aware of resonance, all of you? Are you aware of the concept resonance? Because one of the student, many of you are saying yes, many of you are saying no. That becomes difficult. Same teacher नहीं पढ़ा रहा है क्या आपको? जो physical? Why are you saying somebody saying yes, somebody saying no? अच्छा, स्कूल में पढ़ लिया है. No problem. No issues बेटा. फटाफट लिख लो, थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर होगा, इतना कोई इश्यू नहीं है बेटा, वो आएगा बार बार. नैप्थलीन, यस, आफ्टर नैप्थलीन एंथ्रासीन, ANTH. थोड़ा बहुत राइटिंग चलता है, इतना स्पेलिंग अगर थोड़ा बहुत एरर भी हो गया, बिकॉज सो मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू डू दिस. चलिए, नो इश्यूज. और किसी को कोई नाम, एपॉक्साइड के नीचे लिखा ऑक्सीरेन. ऑक्सीरेन, RANE, ऑक्सीरेन. व्हाट इज रिटन आफ्टर पायरोल? पायरोल के बाद मेरे ख्याल से फ्यूरान होगा. FURAN. Should I remove this? किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका या लिख लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके ओके. एजुलिन में बेटा यहाँ पर मैं डॉट्स बना देता हूँ. वन वर्टेक्स, वन वर्टेक्स, वन वर्टेक्स, वन वर्टेक्स, वन 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 वन. ये 5 मेंबर्ड है और ये 2 2 2 6 7 मेंबर्ड है. ठीक है, मैंने उस डॉट्स बना दिए जो वर्टेक्स है. हाँ, मतलब मैंने स्पेस इसलिए छोड़ने को बोला था कि आप वहां लिख लेंगे बाद में कि एरोमेटिक है नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक है और वॉट एवर, मतलब जो भी उस क्लासिफिकेशन में इफ यू फील कि ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज करेगा फ्यूचर में, दैट यू कैन राइट हियर. somebody is asking can you draw furan again? इसको, ये फ्यूरन, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, एक ओ लगा दिया और यहाँ पर बॉन्ड्स दिखा दिए दो और ये डॉट्स दिखा दिए. दिस इज फ्यूरन. ओके. द लास्ट वन इज ट्रोपोलोन. TROPOLON. ट्रोपोलोन. इतना कोई टेंशन नहीं लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग एरर होता है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम फिर लिखेंगे तो तुम्हें स्ट्राइक करेगा, अच्छा वहां पर फ्यूरन में मैंने ओ लगा दिया था ए के बदले, तो वो स्ट्राइक करेगा आपको. सो डोंट वरी. Should I remove this screen? सर्कल और ट्रिपल बॉन्ड अलग होता है बेटा, डबल बॉन्ड के लिए वो अभी बनाया मैंने, आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा. इसमें ये यहाँ पर एक वर्टेक्स है, यहाँ एक वर्टेक्स है, जहां पर भी बॉन्ड आएगा वहां वर्टेक्स आएगा ही आएगा. ये इतने वर्टेक्स इधर हैं और इधर वाले में भी इधर आपको ये मिल रहे हैं, ये वर्टेक्स मैंने डॉट कर दिए. एजुलिन बताया ना बेटा, ये एजुलिन इधर आपको 1 2, आप काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडे बना दो आप सर्कल जैसा. डबल बॉन्ड, 3 ही डबल बॉन्ड अंदर है और एक डबल बॉन्ड ऊपर है इसमें प्रोपोलोन में. ये C डबल बॉन्ड O है, ये O है. यहाँ पर O है ऊपर, अंदर 3 डबल बॉन्ड्स है ऑल्टरनेट. डायग्राम क्योंकि रिपीट होगा बाद में, सो मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ दीज एग्जांपल्स, तो इतना कोई टेंशन नहीं कि आपको ट्रोपोलोन में एक डबल बॉन्ड छूट गया. ठीक है, वो इतनी बार हम लोग पढ़ेंगे कि तुमको वो ऐसे ही याद हो जाएगा. एबव ट्रोपोलोन वो तो SESQUIFULUNE ऐसे करके लिख लो. Should I remove this screen? इतना ज्यादा स्क्रीन पे आप लोग फंस गए.
ओके, चलो, ये किसी ने बोला था ये स्क्रीन दिखाने के लिए। अब देखो, एलिफेटिक कंपाउंड के लिए so many examples you can write, like CH4, like you can write CH3, like you can write CH3, CH2OH, you can write CH3C double bond OH, CH3 C triple bond N, CH3 C double bond OH. All these are open chain compounds, aliphatic compounds. Now, whenever you find double bond, triple bond, ये जो double bond, triple bond, ये सब जो आएगा ना, वो इस unsaturated में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको केवल सिंगल बॉन्ड वाला लेना है। ठीक है, सो आई बिलीव ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे, इट इज इजी फॉर यू टू पुट हियर। यहाँ पर आप लिख सकते हो CH3CHO, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको तो नेमिंग पूरा पढ़ाऊंगा ही। एसिटल्डिहाइड इसका नाम है। सिमिलरली यू कैन पुट CH3COH, इट्स नेम इज एसिटिक एसिड। ये इसी तरह से आप CH3CN को रख दो। ये सब अनसैचुरेटेड है, बाकी सब सैचुरेटेड में आप फिल कर सकते हो, तो ये आपके लिए इजी है। साइक्लिक के लिए आई गेव यू सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक, ये सारे साइक्लिक के एग्जांपल्स हैं। अब इसमें विद इन साइक्लिक आप यहाँ कार्बोसाइक्लिक के लिए एक छोटा सा नोट, अगर स्पेस वहां ना हो तो नीचे कहीं पर लिखना कार्बोसाइक्लिक स्मॉल नोट, प्लीज राइट। लिखिएगा, कार्बोसाइक्लिक के लिए छोटा सा नोट है, ring having only carbon atoms, ring having only carbon atoms, ring having only carbon atoms। अब यहाँ हेट्रोसाइक्लिक पे छोटा सा नोट लिख दो, और हेट्रोसाइक्लिक यू राइट स्मॉल नोट, ring having carbon atoms as well as other atoms। हेट्रोसाइक्लिक के लिए ring having carbon atoms as well as other atoms। कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक ये सेम ही चीज है, इसके लिए लिखना है रिंग हैविंग ओनली कार्बन एटम्स। और हेट्रोसाइक्लिक के लिए व्हाट विल यू राइट, रिंग हैविंग कार्बन एज वेल एज अदर एटम्स। आई हैव रिटन दीज 2 पॉइंट्स। अब आप देखो, ये इस वाले चार्ट में आप स्मॉल स्मॉल वे में आराम से लिख सकते हो कि ये क्या है, ये कार्बोसाइक्लिक 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 कार्बोसाइक्लिक, ये बताइए क्या है, होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। फिनॉल, फिनॉल इज हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन रॉन्ग आंसर। देखा, यही फंसते हैं यहाँ पर। cycle, just check the ring part. Why are you going outside the ring? Are you finding this atom not carbon, this atom not carbon, this atom not carbon, this atom not carbon, all atoms of the ring carbon? That is why कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक ये दोनों सेम ही होते हैं, कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। जस्ट चेक द रिंग पार्ट, डू नॉट मूव आउटसाइड द रिंग। अब देखो एनिलीन, कैन यू गेस एनिलीन, एनिलीन क्विकली आप आंसर दे सकते हो। रिंग, रिंग में आप देखो केवल कार्बन दिख रहा है, इसका मतलब होमोसाइक्लिक। फिर टोलुइन होमोसाइक्लिक, नाइट्रोबेंजीन होमो, सब यहाँ होमोसाइक्लिक है। यहाँ पाइरिडीन इज हेट्रोसाइक्लिक। कैन यू सी, नाउ यू हैव नाइट्रोजन इन द रिंग, that is why it is heterocyclic। Pyrrole, nitrogen is in the ring, pyros heterocyclic। Furan, oxygen is in the ring, heterocyclic। Thiophene, heterocyclic। THF, heterocyclic। Naphthalene, homocyclic। Anthracene, homocyclic। Now you can easily write all these compounds। It propylone, carbon only in the ring, oxygen is outside, that is why this is again homocyclic। So इट्स वेरी इजी टू क्लासीफाई, लेकिन मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। सब में आप लिख लो ना, ऐसा शॉर्ट में लिखो ना इसको, कार्बो, कार्बो, जरूरी थोड़ी ना कि आप फुल फॉर्म लिखो, इसको लिखो हेट्रो, ऐसा शॉर्ट में लिख दो।
एपॉक्साइड इज हेट्रोसाइक्लिक, ऑक्सीजन आ गया ना रिंग के अंदर. इफ इट इज द पार्ट ऑफ द रिंग, यानी मेंबर ऑफ वो, इसमें अगर आप देख रहे हो 3 members are there and 1 member is oxygen, that is why this is heterocyclic. THF is also heterocyclic because oxygen is the part of the ring. I hope this is clear, everybody. अभी तो अपना लेक्चर है ना बेटा, अभी अभी मेरे ख्याल से भी है 12 मिनट्स. होमवर्क कभी नहीं मिलेगा बेटा, आप टेंशन मत लो, 2-3 लेक्चर तो ऐसे ही चलेगा. होमवर्क फिर अचानक से मिलेगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि थियरी पार्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस. जबकि फिजिकल में क्या होता है, वो इस सीक्वेंस में आपको 2-3 क्वेश्चंस बता सकते हैं. आईपीएल का फाइनल चल रहा है, अरे यार. अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि अभी लेक्चर बंद करते हैं? नेक्स्ट टाइम करेंगे. Okay, many of you are saying, few of you are saying continue. 9:45 तक तो ऑफिशियल लेक्चर है वैसे. चल, because I was interested in telling you the aromatic वाला पार्ट. ये उसके बाद ये पूरा पार्ट फिनिश हो जाता. चलिए, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि नेक्स्ट टाइम करना, आईपीएल का फाइनल चल रहा है. चलिए, कोई नहीं. आप अच्छा, ये जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है ना, इस पे आप मैसेज कर देना मुझे. सो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लेना. देन उस पे मैं ये लिंक भेजूंगा जो लेक्चर का होगा. ठीक है ना, उस पे सारे जो असाइनमेंट्स वगैरह मुझे भेजने होंगे वहीं पर होगा, एंड ऑल डिस्कशंस यू कैन डू देयर. ठीक है, चलिए, नो इश्यूज. व्हाट्सएप है बेटा, ये 9769429704 व्हाट्सएप है. वो अभी मोबाइल बंद करके रखा हुआ है बेटा मैंने, क्लास चल रही है ना इसलिए. चल, बाय.